तो लास्ट क्लास में हमने त्रिदोष पढ़े थे, सप्त धातु पढ़ी थी और अग्नि पढ़ी थी। अग्नि की हमने जठर अग्नि डिस्कस कर ली थी। उसमें से दो अग्नियां, जठर अग्नि की भी 5 प्रकार की अग्नि थी, वो भी हमने पढ़ ली थी। हमें पढ़ना है भूताग्नि। भूताग्नि बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये है क्या। अग्नियों का यह समूह लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भूताग्नि कहाँ स्थित होती है, तो लीवर में स्थित होती है। 5 महाभूतों के आधार पर अग्नियों भी 5 तरह की होती है। ठीक है। भौम अग्नि मतलब भूमि, आप्य अग्नि, आग्नेय अग्नि, वायव्य अग्नि और आकाश अग्नि। ठीक है। इसमें से प्रत्येक ये इन अग्नियों के नाम एक बार याद कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा याद करने की, हो जाएंगे। उनसे रिलेट करके करिएगा, जो आपके वो है पंच महाभूत है उनसे। प्रत्येक अग्नि खाद्य रस में पाए जाने वाले भूमि, जल आदि महाभूतों में से अपने अपने तत्व के अंश का पाचन करती है। ठीक है। जैसे जल, जल अग्नि जो है, आप्य अग्नि, ये है जल अग्नि। ये क्या करती है? जो भी लिक्विड फॉर्म में हम लेते हैं उससे जो भी पोषक तत्व निकलते हैं वो लेती है। भूमि अग्नि, भूमि से जो भी हमें प्राप्त होता है। और आग्नेय अग्नि, वायु अग्नि वायु से, और आकाश अग्नि तो ये लीवर में रह करके काम करती है और आपका पाचन स्ट्रॉन्ग करती है और उन्हें शरीर के अनुरूप ढाल देती है। इस प्रकार लीवर में मौजूद अग्नियों की मदद से भोजन 5 श्रेणियों में बंट जाता है और आगे शरीर के विभिन्न अंगों में पाए जाने वाले अपने महाभूत से मिलकर अपना पोषण करता मैम, है। आप ग्रुप में लिख हाँ, सकते हैं कि क्लास अभी है। बहुत लोग को लग रहा है कि क्लास खत्म हो गई है। अच्छा लिख दीजिए। इतना तो नहीं लगना चाहिए, 5 मिनट बस लेट स्टार्ट हुई है क्लास आज। मैम, आपका जो आज टाइमिंग था ना, उसमें गलती से शायद 6:30 लिखा गया, तो बहुत लोग को लग ओहो, रहा है कि क्लास ओवर हो गई है मैम, इसलिए। ऐसा हो एंड गया क्या? मैम 3.7 का लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंस ऑफ आहारा निद्रा एंड नहीं, वो आज का ब्रह्मचर्य। ही है। आज ही कराएंगे क्योंकि ये तो थोड़ा सा बचा है ना हमारा। कंप्लीट। अच्छा, ओके, तो वो भी इसलिए वो कराने आज ही वाले। तो अभी कराएंगे। टाइम में आपने 6:30 लिख दिया आप था, लिख दीजिए, सभी टॉपिक 5 मिनट हम जानते हैं। वेट कर लेते हैं लोगों के आने का। कोई दिक्कत नहीं है। आज टाइम गलत डल गया लग रहा है इसमें। तो है, नेक्स्ट है धात्वाग्नि, जो तीसरी अग्नि थी हमारी। इसकी 7 अग्नियां हैं। ये किस पे आधारित है? जो सप्त धातु हमने पढ़ी है उस पर आधारित है। यह अग्नियों का तीसरे प्रकार का समूह है। जठराग्नि और भूताग्नि की मदद से खाद्य रस जब शरीर के अन्य भागों में पहुंचता है तो वहां मौजूद अग्नियां इसका फिर से पाचन करती है। ठीक है। जो भी फूड से रस जो होता है वो इनके माध्यम से शरीर के अन्य भागों में जब पहुंचता है तब ये अग्नियां अपना कार्य करती है, उनको पचाने में और मदद करती है, जिससे ये खाद्य रस आगे चलकर धातुओं में बदल जाता है। धातुओं की संख्या 7 होने की वजह से इन अग्नियों की संख्या भी इनके नाम से है। तो रसाग्नि, रस को पचाने वाली। रक्त अग्नि, रक्त रक्त का पाचन अच्छा करने वाली। मांसाग्नि, जो हमारे मसल्स बनाने वाली। मेदो अग्नि, जो हमारा बोन मैरो है उसको मजबूत करने वाली। अस्थि अग्नि, हड्डियों को मजबूत बनाने वाली। सॉरी, मेद का मतलब वो था फैट। मेद का मतलब फैट था, बोन मैरो नहीं था। मज्जा का मतलब है बोन मैरो। शुक्राग्नि पुरुषों में, रजोग्नि स्त्रियों में। ठीक है। तो ये इस तरीके से कार्य करती है। ये सभी अग्नियां पाचन क्रिया करती हैं और धातुओं का पोषण करती है। इस क्रिया में मल पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। मतलब जो मल होता है वो भी इन्हीं क्रियाओं में उत्पन्न होता है। धात्वा अग्नियों
के धीमा होने से धातु बढ़ने लगते हैं और इनकी तीव्र होने से धातु में कमी आ जाती है। अगर ये अग्नियां तीव्र हो जाती है तो धातु बढ़ जाती है, और अगर ये अग्नियां स्लो हो जाती है तो धातु कम हो जाती है, उस धातु का कार्य कम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा वायु। आयुर्वेद के अनुसार वायु वात जो दोष होता है, वायु उससे कार्य करती है। शरीर में गति, तंत्रिका तंत्र और सांस लेने की प्रक्रिया का आधार है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि वायु क्या काम करती है। जो तंत्रिका तंत्र हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसमें, और जब हम इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ये कौन सा दोष कार्य करता है? वात। वात किससे होता है? वायु से। ठीक है। यह आकाश और वायु महाभूतों से निर्मित है। इसके एलिमेंट्स कौन से हैं? आकाश और वायु, क्योंकि ये वायु है तो वायु तो रहेगा ही, इसके साथ है आकाश, जो सूखी, ठंडी, हल्की और चंचल प्रकृति की होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? सूखी, ठंडी, हल्की और चंचल। यह शरीर में सभी शारीरिक व मानसिक कार्यों जैसे रक्त संचार, अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन और विचारों के प्रभाव को नियंत्रित करती है। जो भी हमारे विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको नियंत्रित करती है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी में उसको बाहर निकालती है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी वायु के कारण ही चलता है। अब वायु कितने प्रकार की बता रखी है? 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में उपस्थित होती है। प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। इससे क्वेश्चन आ जाता है, पांचों वायु के नाम पूछे जा सकते हैं। जैसे 5 प्राण है ना, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, बस उसके आगे वायु लगा दिया। ठीक है, तो ये वायु बन गई। तो प्राण वायु कौन सी है? हृदय और मस्तिष्क में स्थित होती है। हृदय से लेकर मस्तिष्क में, मतलब हृदय से ऊपर वाले हिस्से में, यहां से यहां तक कौन सी होती है? प्राण वायु। लंग्स से आप इसको याद कर सकते हो, क्योंकि प्राण जो है हमारा कहाँ जा रहा है? लंग्स में जा रहा है, और लंग्स का जो एरिया होता है नोजल से स्टार्ट होता है और कहाँ तक आता है? चेस्ट तक आता है। ठीक है, तो हृदय से ये मस्तिष्क तक हो गया आपका प्राणवायु। यह सांस लेने, निगलने, जो भी कोई कुछ चीज हम खा के निगलते हैं, पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, या अपना धूप भी निकल रहे हैं, ये हम किसकी वजह से कर रहे हैं? प्राणवायु की वजह से कर रहे हैं। मानसिक गतिविधियों की नियंत्रित करती है। जो भी मानसिक गतिविधियां होती है, अगर प्राणवायु का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, मन में चंचलता भी आ जाती है, प्राणवायु अगर आपकी, इसलिए जो है प्राणायाम के द्वारा हम वायु को संतुलित करते हैं और उस पर कंट्रोल पाते हैं, तो हमारी मन की चंचलता भी क्या हो जाती है? ठहर जाती है और स्थिर होने लगती है। उदान वायु का क्या स्थान है? स्थान पूछ लेते हैं ये, कि उदान वायु का क्या स्थान है? गले से लेकर सिर तक, गले से लेकर सिर तक। ठीक है, तो यह वाणी, उत्साह और अभिव्यक्ति के लिए जिम्मेदार है। मतलब जो आप बोल रहे हो, और जो हमारी एक्साइटमेंट होती है किसी भी चीज को करने के लिए, और अभिव्यक्ति जो भी व्यक्ति है उसके लिए जिम्मेदार है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, और मतलब फेस कैसा है। ये है उदान वायु। समान वायु पेट में स्थिर होती है। समान वायु का कहाँ स्थान है? पूछ लिया जाता है समान वायु का स्थान, तो पेट में स्थित होती है। ये पाचन और पोषक तत्वों के वितरण का कार्य करती है। मतलब हमारा डाइजेशन, और जो भी हमारे डाइजेशन होने के बाद जो भी पोषक तत्व मिलते हैं उनको इधर उधर पहुंचाने का कार्य करती है समान वायु। व्यान वायु पूरे शरीर में प्रभाव करती है। जैसे रक्त होता है, रक्त कहीं से भी आप काटोगे वहां से क्या निकलेगा?
रक्त निकलेगा। तो रक्त क्या होता है, पूरे शरीर में होता है। ठीक है, इवन एक नेल भी निकल जाता है हमारा, तो वहां से भी, नाखून में से भी ब्लड आने लगता है। तो रक्त ये क्या है, व्यान वायु पूरे शरीर में होती है। अपान वायु नाभि के नीचे स्थित, जो नाभि से नीचे वाले हिस्से है उसमें स्थित होती है। ये मल मूत्र मासिक धर्म और शुक्राणु के निष्कासन को नियंत्रित करती है। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो अपान वायु के कारण ही निकलता है बाहर। अगर अपान वायु आपकी डिस्टर्ब हो जाती है तो डाइजेशन से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाता है, पीसीओडी हो जाता है, और भी बहुत सारी दिक्कतें होने लग जाती है। ठीक है, वायु क्लियर होगी? कोई मैम ये प्रश्न वायु वायु है, ये रिलेटेड? सीक्वेंस में ही याद रखना पड़ेगा। नहीं, वायु ऐसा सीक्वेंस। कुछ नहीं है, सीक्वेंस में याद रखने की जरूरत नहीं, बस याद होनी चाहिए। ठीक है, प्राणापान व्यान उदान समान, और पीछे वायु, ये पंच प्राण भी हैं, और वायु लगा के पांच वायु हो गई। वायु ठीक है, भी है। तो दो टॉपिक के एक ही आंसर है, बस उधर वायु लग जाएगा, उधर प्राण लग जाएगा। ठीक है, स्थान एक ही रहता है उनका, स्थान चेंज नहीं होता, स्थान क्योंकि वायु की वजह से है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका मल। मल क्या होता है, जो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है आपकी बॉडी में वो बाहर निकालना मल है। ठीक है, क्योंकि बॉडी में गंदगी इकट्ठी हो रहेगी तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा और बीमार हो जाएगा। तो वो मल किस किस चीज के थ्रू बाहर निकलता है वो हम पर जानेंगे। आयुर्वेद के अनुसार शरीर के धातुओं और उपधातुओं को मलिन अशुद्ध करने वाले अपशिष्ट पदार्थ को मल कहते हैं। ठीक है, जो हमारी धातु होती हैं और जो उपधातु होती हैं उनको जो मलिन करता है, उनसे निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है, मतलब वेस्ट मटेरियल है, वो उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, मल बोलते हैं। मल तीन प्रकार के होते हैं। स्वेद मतलब पसीना, जो स्वेटिंग होती है आपको, स्वेटिंग से स्वेद याद रखिएगा। मूत्र, यूरिन। पुरुष, मल जो स्टूल पास करते हो आप, ठीक है, को मल माना जाता है। तो पूछ लिया जाता है मल कितने प्रकार के होते हैं, मल के नाम के ऑप्शन भी दे सकते हैं, और आपको पहचानना होता है उसमें कि मल कौन कौन से हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें से भी। ये शरीर के स्तंभ आधार है, ये मतलब एक पिलर की तरह काम करते हैं हमारी बॉडी में। अगर मल हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो हम बीमार हो जाएंगे। जो दोष और धातुओं के साथ मिलकर स्वास्थ्य की स्थिति को बनाए रहते हैं। मतलब जो हमारे दोष हैं, वात पित्त कफ, जो दोष हैं उनके साथ मिलकर स्वास्थ्य की स्थिति को मेंटेन रखते हैं, बना के रखते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार मल को क्या, कैसे डिस्क्राइब किया गया है। तो तीन मुख्य मल है, कौन कौन से, पुरुष, मूत्र और श्वेत। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कहीं, अगर आप थ्योरी रिटर्न एग्जाम में देते हैं तो पूछ लिया जाता है, अगर ये आपके सिलेबस में है तो धातु मल। आयुर्वेद के अनुसार हर धातु का अपना मल होता है। ठीक है, जैसे नख और केश, नख और केश जिस धातु से मिलते हैं तो उसका जो ये जो है, जो नेल्स हमारे बढ़ जाते हैं वो क्या है, मल है। और जो हेयर्स आते हैं बॉडी पे वो भी क्या है, मल बताया है, धातु मल बताया है। कार्य, मल शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालते हैं। जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मतलब विषैले पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको बाहर निकालता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। ठीक है, पसीना क्या करता है, शरीर का तापमान नियंत्रित, जो टेम्परेचर है हमारी बॉडी का उसको मेंटेन रखता है। संतुलन बनाता है, कैसे, मलों की सही मात्रा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ठीक है, मल की एक मात्रा होती है, ऐसा नहीं है कि ओवर स्वेटिंग हो रही है आपको, ओवर स्टूल पास हो रहा है तो आप बीमार पड़ जाओगे।
अगर बहुत ज्यादा इसकी अगर स्वेटिंग ज्यादा होगी तो बॉडी में पानी की कमी होने लग जाएगी, स्टूल ज्यादा पास होगा, जिसे बोलते हैं लूज मोशंस होते हैं हमें। तो जब हमें लूज मोशन होते हैं तो अधिक मात्रा में क्या होता है, बॉडी से मल बाहर निष्कासित होता है, बाहर निकलता है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी वीक पड़ जाती है, हमें फीवर भी आ जाता है और हमें बहुत परेशानी होती है, हम चल फिर भी नहीं पाते। तो उसका बैलेंस होना भी बहुत आवश्यक है। इसकी वृद्धि या क्षय से बीमारियां होती है, या तो बढ़ जाता है तो भी प्रॉब्लम करता है, यदि वे कम हो जाता है तो भी प्रॉब्लम करता है। तो इनका कम होना भी सही नहीं है। ऐसा सही नहीं है कि बिल्कुल पसीना ना है या बिल्कुल ही आपको यूरिन ना जाना पड़े, वो भी बहुत प्रॉब्लम करेगा। और स्टूल पास नहीं होएगा तो पता ही है आपको क्या क्या दिक्कतें होगी, गंदी गंदी डकारें आएंगी, क्योंकि बॉडी में गैस बनने लग जाएगी उसकी गंदगी से। और पेट में दर्द होगा, फीवर आएगा और बहुत सारी चीजें आपके साथ होने लग जाएगी। परीक्षण। स्वास्थ्य पाचन के लिए संतुलित आहार के साथ नियमित मल त्याग जरूरी है। सामान्य मल अर्ध ठोस होता है, मतलब इसकी जो कंडीशन होती है वो पूरा ठोस नहीं होता है, अर्ध ठोस ठोस होता है, ना तो ठोस होता है और ना ही बतला होता है। तो ये था आपका पूरा मल वायु सप्त धातु त्रिदोष। इनसे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो बताइए, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं इसलिए चार पांच जोड़ दिए हैं, तो इसमें जो मेन मेन पॉइंट्स हैं इनके आपको वही याद रखने हैं। ठीक है, जैसे मल के नाम हो गए, तीन प्रकार के मल है, श्वेत, मूत्र और मल। ठीक है, और सप्त धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा स्नायु, ये है। और त्रिदोष वात पित्त कफ, और वायु प्राण अपान व्यान उदान समान। ठीक है, ये मेन मेन पॉइंट्स इनके याद कर लीजिएगा। और जो वायु है उनका स्थान जरूर याद कर लीजिएगा, स्थान आ जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी वायु है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले। स्लाइड ओपन कर लेते हैं उसकी। हमारा आज का जो टॉपिक है वो पहले हमने पिछले वाले टॉपिक का पढ़ा था। ये बड़ी नहीं हो रही है स्लाइड, क्या हो गया इसे। दोबारा शेयर करती हूँ मैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा त्रिस्तंभ। स्तंभ कौन कौन से हैं? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इनको हम स्वास्थ्य में कैसे लेते हैं, ये है। तो इनको त्रिस्तंभ बताया गया है शरीर के। आयुर्वेद में आहार मतलब भोजन, निद्रा जो नींद हम लेते हैं, रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, और ब्रह्मचर्य मतलब संयम। और त्रियो स्तंभ कहा जाता है, क्या कहा जाता है इनको? त्रियो स्तंभ। ये पूछ सकते हैं आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? त्रियो स्तंभ। वास्तव में ये मानव जीवन के स्तंभ है और स्वस्थ जीवन का आधार है। ठीक है,
अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो भी हम बीमार हो जाएंगे, और हम नींद नहीं लेंगे। यदि आप एक दिन नहीं सोते हैं रात में तो आपको अगले दिन बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आपको आलस आता है, और किसी किसी को स्वेलिंग आ जाती है, आवाज बैठ जाती है, मतलब काफी सारी दिक्कतें होने लगती है। तो नींद भी एक बेसिक नीड है हमारी। ठीक है। और ब्रह्मचर्य, जब एक एज होती है उस एज तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वास्तव में ये मानव जीवन के स्तंभ है और स्वस्थ जीवन का आधार है। इस प्रकार वात पित्त और कफ का त्रिगुण त्रिगुण सत्व रजस और तमस शरीर और मन को नियंत्रित करते हैं। जो हमारे त्रिगुण हैं, वात पित्त कफ, सात्विक राजसिक और तामसिक, ये त्रिगुण हैं। ठीक है। और वो, मतलब जैसे हमारा वात पित्त कफ बैलेंस रहना चाहिए, ऐसे हम में सत्व रज और तमस भी बैलेंस रहना चाहिए। शरीर और मन को नियंत्रित करते हैं। इसी प्रकार आहार, नींद और ब्रह्मचर्य स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। तो इन्होंने बोल दिया जी, जो त्रिगुण हैं आपके वो, और जो त्रिदोष हैं आपके, जितने वो उपयोगी है आपके शरीर के लिए, मतलब उनका बैलेंस रहना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी किस किस का है? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का बैलेंस होना बहुत आवश्यक है आपके जीवन में। उसके बिना आप स्वस्थ नहीं रह सकते। ठीक है। आहार, आहार का अर्थ है संतुलित भोजन। जो भी न्यूट्रिशन से युक्त भोजन होता है वह भोजन। यह आयुर्वेद का सर्वोपरि स्तंभ है। मेन स्तंभ क्या है आयुर्वेद का? आहार। संतुलित आहार क्या है? आयुर्वेद में अधिकतर आहार की बात की गई है कि जैसा आप खाना खाओगे वैसा ही आपका शरीर होता जाएगा। संतुलित आहार वह है जो मनुष्य को अवकाश आवश्यक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि प्रदान करता है। यह आहार मूलतः रोग निरोधक है, मतलब आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। मैम, इसमें वसा का मतलब क्या है? फैट, फैट, वसा फैट होती है। मैंने इंग्लिश स्लाइड भी बना रखा है, आप लोग वो देख सकते हो। ठीक है। उसी को कन्वर्ट करा है मैंने इंग्लिश में। यह है आहारों का वर्गीकरण, मतलब अलग अलग शास्त्र में चरक जी क्या कहते हैं खाने के भोजन के लिए, सुश्रुत क्या कहते हैं, कश्यप क्या कहते हैं, सरंगधर क्या बोलते हैं, ये सब हम चर्चा करेंगे। चरक जी बोलते हैं खाद्य पदार्थों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, मतलब अन्य कई प्रकारों में बांटा जा सकता है। खाद्य पदार्थ जो भी होते हैं खाने वाले, जैसे कुछ चबाने वाले होते हैं, कुछ निगलने वाले होते हैं, कुछ पीने वाले होते हैं, है ना, कुछ चूसने वाले होते हैं। तो सबको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। आहार ग्रहण करने के स्थान से एक होता है, स्रोत के आधार पर दो प्रकार का होता है। ठीक है। पशुमल और पादप मल, मूल, सॉरी, पशुमूल और पादप मूल, एनिमल ओरिजिन और प्लांट ओरिजिन। मतलब हमें भोजन के स्रोत जो हैं, कहाँ कहाँ से मिलते हैं, हमें दो तरह के होते हैं। एक जो हमें एनिमल से मिलता है, जैसे दूध हो गया, एग्स हो गए, ये सब जो होता है। और एक होता है प्लांट से मिलता है, जो हमें पेड़ पौधों से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो दो स्रोत होते हैं, मतलब स्रोत के दो आधार हैं। कौन कौन से? महर्षि चरक के अनुसार है ये, पशुमल और पादमल, मतलब पशु ओरिजिन और सॉरी एनिमल ओरिजिन, और ये ट्री ओरिजिन जो होता है। और प्रभाव के आधार पे पौष्टिक और हानिकारक, मतलब पौष्टिक भी होते हैं कुछ, हानिकारक भी होते हैं। कुछ औषधियां ऐसी होती हैं जो आपको हानि भी पहुंचा जाती हैं, अधिक उनका सेवन कर लेते हैं तो नुकसान कर देती हैं। और कुछ औषधियां तो जहर के रूप में ही पैदा होती हैं, यदि हम उनका सेवन करते हैं तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। और
पौधों से ही, पेड़ पौधों से ही हमें क्या मिलते हैं, जो हमें रेगुलर हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स यूज करते हैं वह प्राप्त होते हैं। ग्रहण करने के तरीके के अनुसार भोजन, पेय मतलब पीने वाले, खाद्य मतलब खाने वाले, चबाने जो चबाने के लिए होते हैं, जो उसे हम ज्यादा च्यू कर सकते हैं वो, और लेह, लेह का मतलब होगा लीकेबल, लीक करके जिसको पी, शायद पीने वाले ही होंगे लीकेबल, है ना। मैम लिक मतलब चाटना होता है। सॉरी, लिक। चाटने वाले। जैसे हाँ। कुछ पदार्थ होते हैं ना, चटनियां टाइप के जो होते हैं उनको हम चाटते हैं। तो ये कैटेगरी है कि भोजन को आप किस तरह से इंटेक करते हैं, ये चरक के अनुसार है, महर्षि चरक के अनुसार है। अन्य संदर्भ में चरक शास्त्र ने खाद्य पदार्थों को 12 समूहों में वर्गीकृत किया है। मतलब दूसरे उसमें महर्षि चरक ने उसके 12 समूह बताए हैं। उसका वर्णन हमने यहाँ पे नहीं किया है क्योंकि हमें इतनी डिटेल नहीं जाननी है। सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत ने भोजन को 21 समूहों में बताया है। सुश्रुत 45 जो श्लोक होगा इसका उसमें, ठीक है। गुणों के अनुसार भोजन 20 प्रकार का होता है। मतलब जो भोजन के गुण होते हैं उसके अनुसार भोजन 20 प्रकार का होता है, 20 टाइप्स का होता है। और पदार्थों, उनके संयोजनों और तैयारियों की प्रचुरता के कारण असंख्य विविधाओं का वाला होता है। मतलब जो भी भोजन आप कर रहे हो उसके जो गुण हैं और उसकी जो भी तैयारियां है कि वो कैसे बनता है और कैसे पाया जाता है, और जो भी उसमें पोषक तत्व होते हैं उनके आधार पर उसमें विविधता आती है, मतलब चेंजेस आते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। कश्यप क्या कहते हैं, कश्यप कहते हैं कि खाद्य पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। आकाशीय, इन्होंने 5 प्रकार अपने पंच महाभूत से ही जोड़ दिए। आकाशीय, वायवीय, अग्नेय और आप्य और पार्थिव, ठीक है। शरंगधार क्या धर क्या बोलते हैं, और भाव प्रकाश ने भोजन को 6 प्रकार में वर्गीकृत किया है। भोज्य, भक्ष्य मतलब जो भक्षण करने वाला होता है, चरवे मतलब चबाने वाला, लेह मतलब चाटने वाला, चूष्य मतलब चूसने वाला, और पेय मतलब पीने वाला, ठीक है। भक्ष्य मतलब जो फांकने वाला नहीं होता, हम कुछ चीजें से मुंह में डालते हैं साबुत निकल जाते हैं, वो भक्षण होता है, भक्षण करना होता है। आहार का महत्व क्या है। 3 त्रयोस्तंभ में से आहार स्वस्थ जीवन के लिए अनिवार्य तत्व है। यदि आप आहार अच्छा नहीं ले रहे हैं तो उसका इफेक्ट आपकी निद्रा पे भी पड़ेगा और आपके ब्रह्मचर्य पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो आहार क्या है मेन, कहते हैं ना जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन। तो जैसा आप अन्न ग्रहण करेंगे वैसा ही आपका मन होता चला जाएगा। तो आजकल जैसे होता है कि लोग बहुत देर तक जागते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, फिर भी नींद पूरी नहीं होती है, बहुत परेशान होते हैं। तो वो क्या है, गलत लाइफस्टाइल की वजह से और गलत हमारा जो भोजन का आचरण जो हो गया है, रात को हम हैवी खाना खाने लग गए हैं, जबकि रात में हमें हल्का खाना खाना चाहिए ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो और आपको अच्छी नींद आए। और अगर आप बहुत ही उत्तेजित खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है, आपके ब्रह्मचर्य पे भी इफेक्ट पड़ता है। इन 3 स्तंभों पर आधारित जीवन शक्ति, प्रगत विकास और पूर्ण दीर्घायु, ठीक है, जो हमारा डेवलपमेंट है वो, और हमारी जो आयु है, एज, ये निर्भर करती है तीनों पे। अगर आप अच्छी, जैसे होता है आजकल बच्चे देर रात तक जाग के पढ़ाई करते हैं, मतलब नींद अच्छी नहीं, क्योंकि रात जो बनी है ना, रात सोने के लिए बनी है, जागने के लिए नहीं बनी है। जागना कब होता है, हमें दोपहर में, दिन में जागना होता है, सुबह जागो और रात को सो जाओ, ये प्रकृति का नियम है। जब हम प्रकृति के नियम के अगेंस्ट जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है।
तो जैसे आजकल लोग बहुत जल्दी एजिंग दिखने लग जाते हैं, और जो आयु है लोगों की कम होती जा रही है। मतलब पहले के लोग 100 100 साल जी जाते थे, अब तो 50 60 भी क्रॉस कर जाए बड़ी बात होती है। मैक्सिमम 70। अगर कोई बहुत ही नेचुरल एनवायरनमेंट में रहा है व्यक्ति, जैसे गांव के लोगों की एज अच्छी होती है, जो जिन्हें नेचुरल फूड डायरेक्ट मिल रहा है अपने फार्म से, उनकी एज एक बार को अच्छी हो सकती है। तो हमारी आयु, दीर्घायु मतलब लंबी आयु भी इस पे डिपेंड करती है, और हमारा जो विकास है वो भी इस पे ही डिपेंड करता है। हमारी जीवन जीने की जो शक्ति है वो भी हमारे इन तीनों स्तंभ पे ही डिपेंड करती है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ठीक है। आयुर्वेद में भोजन ग्रहण करते समय प्रकृति को विशेष महत्व दिया जाता है। ठीक है, मतलब जो प्रकृति हमारी वात पित्त कफ की जो प्रकृति है उस पे विशेष ध्यान दिया जाता है। उसी प्रकृति के अनुसार हमें भोजन करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद कहता है। तो वात पित्त और कफ ये तीन जैविक दोष मिलकर 7 प्रकार की प्रकृति बनाते हैं। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुवांशिक गुणों, इतनी डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ आपसे नाम पूछे जा सकते हैं कि त्रिस्तंभ क्या है। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या है ये, कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, कि जैसे इन्होंने बोल दिया कि 7 प्रकार की प्रकृति बनाते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आता है। मैंने तो कभी देखा नहीं एग्जाम में वाला क्वेश्चन। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुवांशिक गुणों, वातावरण और जैविक रासायनिक संरचना और मानसिक स्थिति के कारण अद्वितीय है। मतलब इस पृथ्वी पे या ब्रह्मांड में जो भी चीज उपस्थित है, तो उसके गुणों के कारण, और जो भी एनवायरनमेंट है हमारा वो, और जो भी हमारी जो भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उस पे, और मानसिक स्थिति पर ही सब कुछ डिपेंड है। स्थिति के कारण अद्वितीय है। इसी कारण सभी व्यक्ति सभी प्रकृति और पौष्टिक खाद्य पदार्थों का समान रूप से लाभ नहीं उठा पाते। तो जो व्यक्ति अगर इसको समझ लेता है वो खाद्य पदार्थों का लाभ उठा लेता है, और जो नहीं समझता है वो फायदा नहीं उठा पाता। उसे पता ही नहीं है कि किसके साथ क्या चीज खानी चाहिए, उसका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, और कौन सी चीज सुबह खानी चाहिए, कौन सी चीज शाम को खानी चाहिए, और दोपहर में क्या खाना चाहिए। ये सब नहीं पता था। अगर जिस व्यक्ति को ये पता होता है तो वो इसका अच्छा लाभ उठाता है, और उसका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर के प्रमुख जैविक दोषों के अनुरूप आहार लेना चाहिए। मतलब जो भी उसके व्यक्ति के जो भी दोष हैं उसके अनुरूप ही आहार लेना चाहिए। अपनी वात पित्त कफ की प्रकृति के अनुसार ही अपना आहार लेना चाहिए, ताकि वह विभिन्न ऋतुओं में संतुलित रहे। क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई ऋतु का भी सिस्टम है। आपका एक टॉपिक है ऋतुचर्या और दिनचर्या। तो ऋतुचर्या के हिसाब से हमारे जो भारत देश में है, ऋतुचर्या के हिसाब से ही भोजन खाया जाता है। अब हम सर्दी वाले फल गर्मी में नहीं खा सकते, और गर्मी वाले फल सर्दी में नहीं खा सकते, पर अब खाते हैं क्योंकि ये सब क्या है, स्टोरेज में रखा जाता है। और जैसे गर्मी में भी आजकल मैंगो अवेलेबल रहता है, सॉरी सर्दी में, और लोग खाते हैं। और अभी गर्मी पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुई है, बट यहाँ देखोगे आप दिल्ली में आके, तो खरबूजा और तरबूजा, वाटरमेलन और मस्कमेलन भरपूर मात्रा में आ रहा है। तो ये क्या है, ये वहां से आ रहे हैं जहाँ पे इनका टेम्परेचर है पकने का, और यहाँ पे अभी टेम्परेचर नहीं हुआ है उन्हें खाने का। तो ऐसी स्थिति में अगर हम खाते हैं तो हमें कहीं ना कुछ नुकसान पहुंचता है। अब देखते हैं कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण, किसी व्यक्ति मतलब किसी का अपना दृष्टिकोण क्या है। आयुर्वेद आहार शास्त्र की अवधारणा, मतलब आहार शास्त्र में
क्या कहा गया है? अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण का कारण अद्वितीय है। तो खाद्य पदार्थों का संयोजन, जैसे कि मैंने बताया कि खाद्य पदार्थ में आप अपनी थाली में क्या क्या ऐड कर रहे हो। दाल खा रहे हो तो दाल के साथ आप क्या ऐड कर रहे हो। अगर आप दूध की चीजें, दूध से बनी हुई चीज ले रहे हो, दही ले रहे हो, दूध ले रहे हो, तो दही में आपको क्या ऐड करना है, दूध के साथ आपको क्या ऐड करना है। तो ये ये सब देखना पड़ता है। और हर एक खाद्य पदार्थ में क्या दोष है और क्या बेनिफिट है, ये इसकी भी समझ होनी चाहिए। भावनात्मक प्रभाव, भावनात्मक स्वभाव बहुत ही प्रबल होता है। अगर आप भोजन जो बना रहे हैं, अगर आप गलत भाव से बना रहे हैं, गलत इंटेंशन से बना रहे हैं, तो खाने वाले व्यक्ति के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। कहते हैं ना कि खाना जो बनाओ प्रेम भाव से बनाओ तो वो उसका स्वाद और उसका फायदा बहुत अलग होता है। तो भोजन पे भावनात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। पर्यावरणीय विचार, जो हमारा एनवायरमेंट है उस पे, उसके हिसाब से भी भोजन हमें प्राप्त होता है। मतलब तैयारी की विधि, जो भी हम भोजन इंटेक करना है उसकी तैयारी कैसी है, हमें क्या खाना है, इस ऋतु में हमें क्या खाना है, और आगे आने वाली और अन्य ऋतुओं में हमें किस तरह की आहार की तैयारी करनी है। और हमारी प्रकृति क्या है, हमारा वात डोमिनेंट है या पित्त डोमिनेंट है या कफ डोमिनेंट है, उसको देख के हमें अपना भोजन ग्रहण करना है। मात्रा, कितनी मात्रा में हमें इंटेक करना है, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा मात्रा में आप भोजन इंटेक कर रहे हैं। खाने के स्वाद से संबंधित लेख, मतलब खाने का स्वाद की जो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसका भी बोलना चाहिए, तो जो बनाने वाला है वो भावनात्मक रूप से प्रबल होगा। ठीक है। समय, किस समय पे क्या खाना है, और समय फिक्स होना चाहिए भोजन करने का, चाहे आपका ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या डिनर हो। कभी कभी हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, बट आप फिक्स रखिए। आप 2 टाइम भोजन कर रहे हैं, 3 टाइम भोजन कर रहे हैं, या सिर्फ 1 टाइम भोजन कर रहे हैं, तो आपके शरीर और परिस्थिति के हिसाब से ये मैटर करता है। आहार के सेवन से संबंधित नियम, मतलब जो भी आप आहार ले रहे हैं उससे संबंधित नियम आपको पता होने चाहिए कि कौन सा आहार लेने से आपको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। चरक संहिता में 12 नियम दिए गए हैं जिनका पालन करके भोजन के अधिकतम लाभ उठाए जा सकते हैं। तो कुछ बेनिफिट्स बताए हैं और नियम के साथ, कि अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हम भोजन का फायदा उठा सकते हैं और उससे जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो ले सकते हैं। तो गर्म खाना, जब खाना गर्म खाने का मतलब इधर है कि ताजा खाना जो होता है जिस टाइम बना है वही आधे पौने घंटे में खा के उसे खत्म कर दीजिए, लंबे समय तक मत रखिए। चिकना भोजन ग्रहण करें, मतलब उसमें घी की मात्रा होनी चाहिए, चिकनाई होनी चाहिए, पर ओवर चिकनाई नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल चिकनाई हो जो आपके शरीर के लिए लाभकारी हो। ठीक है। बनावटी चिकनाई ना हो, जैसे बटर हो गया, अमूल बटर हम जो यूज करते हैं, पाम ऑयल जो यूज करते हैं, वो वाली चिकनाई नहीं चाहिए। कौन सी चाहिए? देसी घी, गाय का घी हो तो अति उत्तम है। ठीक है। उचित मात्रा में सेवन करें, ओवर ईटिंग ना करें और ना ही बिल्कुल कम खाएं, इतना खाएं जितना आपके शरीर के लिए, एक आदत जब हो जाती है कि हम इतना भोजन खाते हैं तो शरीर को वैसी ही आदत हो जाती है। पिछला भोजन पच जाने के बाद ही इसका सेवन करें, मतलब सुबह का भोजन जब डाइजेस्ट हो गया है तभी दोपहर का भोजन लें, अन्यथा ना ले। ऐसा भोजन ले जिसमें कोई परस्पर विरोधी प्रभाव ना हो, मतलब दो विरोधी कंटेंट आपस में ना मिलाए। जैसे दूध के साथ नमक ना ले, ठीक है, नमकीन चीजें ना खाएं दूध के साथ, ठीक है, एकदम ठंडी चीज के साथ एकदम गर्म चीज ना खाएं, वो भी विरोधी कंटेंट है। ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा देख कर खाना चाहिए। भोजन को सभी आवश्यक उपकरणों
से सुसज्जित उचित स्थान पर ले जाएं। मतलब अच्छे से परोस के थोड़ा अट्रैक्टिव बना के भोजन को ग्रहण करें, तो जो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगता है वो हमारे मन को अच्छा लगता है, क्योंकि इंद्रियां डायरेक्ट मन से जुड़ी हुई है। जब आप भोजन को अच्छे से प्रेजेंट करके आप खाते हैं या खिलाते हैं तो भोजन का स्वाद और बढ़ जाता है। भोजन को आराम से ग्रहण करें, बहुत जल्दी जल्दी नहीं खाना है कि आधी चपाती का रोल बनाया और सीधा मुंह में, नहीं। छोटे छोटे बाइट तोड़ के आराम से समय देकर भोजन करें। कम से कम 20 मिनट का समय लें भोजन करने के लिए। ठीक है। बहुत धीरे धीरे ना खाएं, और बिल्कुल ही धीरे धीरे भी ना खाएं कि जैसे टीवी देखते हुए खाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। निर्धारित तरीके से भोजन ग्रहण करें, मतलब जो तरीका है निर्धारित, उसी तरीके से भोजन हमें ग्रहण करना है। नेक्स्ट है हमारा निद्रा। तो ये था भोजन से रिलेटेड कुछ बातें जो कि आपको याद रखनी है और अपने जीवन में उतारनी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये स्वस्थ जीवन से ही जुड़ा हुआ है। मतलब जो त्रिस्तंभ है इनका क्या रोल है हमारे स्वस्थ जीवन में। नेक्स्ट है इसका निद्रा, नींद। ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार जब मन और शरीर विश्राम करते हैं तो उसे सजीव शरीर की नींद कहा जाता है। मतलब जब हम सोते हैं तब हमारा मन भी विश्राम करता है और शरीर भी विश्राम करता है। अगर मन में ज्यादा चंचलता होगी तो बहुत ज्यादा सपने आएंगे और ऊटपटांग सपने भी आ सकते हैं। तो जब हम मेंटली रिलैक्स होते हैं, हमें सपनों की मात्रा बहुत घट जाती है, कम सपने आते हैं और हम एक अच्छी नींद ले पाते हैं। और जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर तो विश्राम करता ही है। जब रात में मन तमोगुण से प्रभावित होता है, मतलब तमोगुण जब हमारा बहुत बढ़ जाता है, उससे प्रभावित होता है, जब हमारा मन कुछ नेगेटिव थॉट्स से, तो कफ दोष प्रबल हो जाता है। तब कौन सा दोष बढ़ता है? कफ दोष बढ़ जाता है और स्वाभाविक नींद आ जाती है। ठीक है, नॉर्मल नींद आ जाती है तब। कफ दोष शरीर के ऊतकों के विकास और वृद्धि से संबंधित है। मतलब कफ जो है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना कि कफ का क्या कार्य है। कफ का क्या कार्य है? हमारा शरीर को बिल्ड करना, मतलब बनाना। तो जो टिश्यू है उसके विकास से संबंधित है और रोगों के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मतलब हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। जब हम सोते हैं तो उससे में उस समय हमारे शरीर में कफ दोष कार्य करता है और हमारे मसल्स को, और जो भी टूट फूट होती है पूरे दिन की शरीर में, वो उसको मतलब प्रबल करता है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है ना। जैसे हम जिस दिन बहुत थक जाते हैं और हम सो लेते हैं रात में अच्छी नींद, सामान्य नींद जब सो लेते हैं तो सुबह उठ के अगले दिन हम फिर से फ्रेश फील करते हैं और अगले दिन के कार्य के लिए प्रॉपर रेडी होते हैं। ब्रह्मचर्य आयुर्वेद के अनुसार वीर्य मज्जा या अस्थि मज्जा से बनने वाला अंतिम धातु है। ठीक है, आयुर्वेद स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए वीर्य की रक्षा करने का सुझाव देता है। मतलब अगर आपको स्वस्थ अपना मतलब और स्ट्रांग रहता है तो रहना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है एक एज तक। ठीक है, फिर उसके बाद आप जरूरत पड़ने पर ही उसको भंग करें, अदरवाइज ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो व्यक्ति केवल अपने शरीर का उपयोग करता है और अपनी बुद्धि और हृदय को अविकसित रखता है, वह पूर्ण ब्रह्मचर्य की प्राप्ति की आशा नहीं कर पाता। ठीक है, जो व्यक्ति अपना ध्यान पूरी तरह काम वासना में ही लगाता है और काम वासना बहुत अधिक करता है, तो उस व्यक्ति का शरीर जो है अच्छे से विकसित नहीं हो पाता है और ना ही स्वस्थ रह पाता है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य जो है तीसरा पिलर है हमारे स्वास्थ्य का। और
इसको फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है। मतलब ओवर ओवर काम वासना करना भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन बताया है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे आप बोल रहे हैं कि हमें जो भी खाना हमारा खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट या लंच डिनर, सब एक ही टाइम पे करना चाहिए। पर ये भी बोला जाता है ना मैम कि अगर भूख लगे तो ही हमें खाना चाहिए, तभी तो वो वो। तो आदत हो जाएगी आपको। सेम टाइम अच्छा। पे भूख लग, जैसे आप अभ्यास करते हो, अभी आपका अभ्यास का टाइम क्या है सुबह का? फिक्स है ना अभी, हाँ। या चेंज होता है? हाँ, वैसे जहाँ तक है उस टाइम पे फिक्स होता है। लगता है। ठीक है। अब जिस दिन आप छुट्टी कर लेते हो, मान लो कभी अभ्यास नहीं कर पा रहे हो आप, उस दिन आपकी बॉडी में उसी टाइम पे ऐसा लगता है ना, यार आज कुछ किया नहीं है ना, हम्म। क्योंकि बॉडी जो है इंटरनल काम करती है, हम्म। वो वेट करती है उस चीज का। तो ओके। भोजन का भी यही है। अगर आप लगातार एक ही समय पे एक चीज कर रहे हो, तो बॉडी अपने आप ही इंडिकेशन देने लगती है आपको। ओके। आपको सेम टाइम पे भूख लगेगी। ठीक है। बस 3-4 दिन का रूटीन बनाना पड़ता है, फिर वो फिक्स हो जाता है अपने आप। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? सबको आज आजकल आसानी से समझ आ रहा है, ज्यादा प्रश्न नहीं होते हैं। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखें, वाइंड अप करें फिर। कोई प्रश्न नहीं है किसी का? प्रीति जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? No, no, ma'am. I अच्छा, समझ नहीं। आप अनम्यूट हो गए थे ना, इसलिए पूछा। चलिए, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनकी जो मेन मेन चीजें हैं वो याद रखिएगा। ठीक है। उनको बिल्कुल रट लीजिए, तभी हो पाएगा। मैम ये स्लाइड कब मतलब ये पूरा ये तो टॉपिक मैं अभी भेज कंप्लीट? दूंगी आपको। ठीक अभी भेज देती हूँ। ठीक है, क्लास के बाद मैम दोनों दोनों है ना दोनों ये पीपीटी भेज दूंगी। त्रिदोष का भी। हाँ okay, हाँ हाँ, ठीक। दोनों भेजूंगी, कल वाला भी, और उसमें एक्चुअली मैंने और स्लाइड्स ऐड करी थी ना, तो इसलिए कल हाँ नहीं भेजता वो। क्योंकि एक ही ओके। जगह पे एक टॉपिक पूरा मिल जाएगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, इजीली आप पढ़ पाएंगे। ठीक है। चलिए, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ जोड़िए। एक बार ओम का उच्चारण, 3 बार शांति, लंबा गहरा श्वास अंदर भरिए। ओम। शांति, शांति, शांति। ईश्वर को प्रणाम करें, आज के लिए धन्यवाद बोलें, धीरे से आंखें खोलें। सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू मैम, गुड थैंक नाइट यू गुड जी। नाइट थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू मैम। शुभ